हम विजयी हुए, हम में विनम्रता है, पराजय में तो आत्म मंथन होना चाहिए। अब मेरी बारी आई है तो ये मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं, ये होने वाला नहीं है। कमर के नीचे वार नहीं होना चाहिए, नियत पर शक नहीं होना। मैं छोड़ना चाहता हूं मगर राजनीति मुझे नहीं छोड़ती। तो वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापहास से डरता हूं। अब जब अध्यक्ष के चुनाव होंगे तब हो जाएंगे दो हाथ। आज गुरु की जरूरत नहीं है, गुरु घंटाल की जरूरत है। जब आपको दंडवत करें, डब्बा मुढ़ाई जा, होशियार, ऐसा होने वाला नहीं है। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है। आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है वो सत्ता के लोभ के कारण किया है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं शरद जी का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चीमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। न भीतो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापहास से डरता हूं। जब मैं राजनीति में आया मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एमपी बनूंगा। मैं पत्रकार था और ये राजनीति, जिस तरह की राजनीति चल रही है, मुझे रास नहीं आती। मैं छोड़ना चाहता हूं मगर राजनीति मुझे नहीं छोड़ती। विरोधी दल का नेता हुआ, आज प्रधानमंत्री हूं, थोड़ी देर बाद नहीं रहूंगा। प्रधानमंत्री बनते समय कोई मेरा हृदय आनंद से उछलने लगा, ऐसा नहीं हुआ। और सब कुछ छोड़ छाड़ कर जब चला जाऊंगा तब भी मेरे मन में किसी तरह की म्लानता होगी, ऐसा आप मत समझिए। जब राष्ट्रपति ने मुझे बुलाया और सरकार बनाने के लिए बुलाया और कहा कि कल आपके मंत्रियों की शपथ विधि होना चाहिए और 31 तारीख तक आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए, तो क्या मैं मैदान छोड़कर चला जाता? मैं पलायन कर जाता? जिस जनता का हमने विश्वास अर्जित किया है और आप इकट्ठी भीड़ न करें। मैं अलग अलग पीछे, अब जब मैंने चर्चा आरंभ की थी तब इसका स्पष्टीकरण किया था। क्या यह तथ्य नहीं है कि हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं? आप कहिए, आप कह रहे हैं, दबे दबे कह रहे हैं, साफ साफ कहिए, खुलकर कहिए कि हम किसी भी कीमत पर आपको सत्ता में नहीं आने देंगे। ये भाषा ठीक नहीं है। इस भाषा के पीछे जो भावना है वो और भी गलत है। हिटलर का हुआ खड़ा किया जा रहा है इस सदन में। कल से मैं आलोचना सुन रहा हूं और जरा सी आलोचना इनसे सहन नहीं हो रही है। अगर मतदाता ने किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया तो क्या मेरा दोष है?
और हमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में काम करने का अवसर दिया, क्योंकि लोग परिवर्तन चाहते थे। ये भी हमारा दोष है, पहले तो आप चर्चा ही नहीं चाहते थे, और चर्चा चली तो सदस्यों ने रुचि ली और अच्छी बहस हुई, और निर्णय का वक्त आ जाएगा, आ गया। अभी भी आपको परेशानी हो रही है इतनी जल्दी सत्ता में जाने की। मुझे वो दिन याद है जब जनता पार्टी को तोड़कर आप चौधरी चरण सिंह जी को साउथ ब्लॉक ले गए थे और उनकी कुर्सी के पीछे खड़े होकर आपने सोचा। अध्यक्ष महोदय, मुझे वो दिन याद है, दिल्ली में दंगों के बाद और सिख भाइयों के कत्लेआम के बाद मेरा भाजपा का एक कार्यकर्ता मुझसे रात के अंधेरे में मिलने के लिए आया। मैं उसको पहचान नहीं सका क्योंकि उसके बाल कटे हुए थे, उसके केश कटे हुए थे, दाढ़ी कटी हुई, केश कटे हुए थे। मैंने कहा तुम वही हो, तुमने ये क्या रूप बनाया, रात में क्यों आए हो, चुप कर क्यों आए हो, चोरी छिपे क्यों आए हो? कहा मैं दिन में आपके पास नहीं आ सकता, मैं केश धारण करके बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए मैंने केशों की बलि चढ़ा दी है। मैंने दाढ़ी से भी मुक्ति मांग ली है और मैं रात को आया हूं आपके पास अपना दुखड़ा रोने के लिए, अपनी व्यथा रोने के लिए। उस समय हमने दिल्ली के सिखों की वकालत की थी, चुनाव में हमें घाटा हुआ। सिख विरोधी भावना भड़काकर कांग्रेस ने सत्ता किया, हमने ऐसा पाप कभी नहीं किया। मेरे मित्र श्री मुलायम सिंह जी इस मामले में न बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। उनके शासनकाल में उनके शासन जिस तरह से उत्तरांचल की मांग करने वाली महिलाओं के साथ जो दिल्ली प्रदर्शन के लिए आना चाहती थी, बलात्कार हुआ जो कोर्ट ने जिसकी पुष्टि कर दी है, उसके बाद मुलायम सिंह कमर के नीचे वार नहीं होना चाहिए, नियत पर शक नहीं होना चाहिए। मैंने ये खेल नहीं किया है, मैं आगे भी नहीं करूंगा। लोकतंत्र एक व्यवस्था है। अब कहा, अब गिनाया जा रहा है आपको कितने % वोट मिले। हमने जो वेस्टमिनिस्टर की पद्धति अपनाई है उसमें वोट नहीं गिने जाते हैं, प्रतिशत नहीं देखा जाता है, उसमें सीटें देखी जाती हैं। कि नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता, वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है, और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। जब मैं प्रतिपक्ष में था तब किसी ने मेरे ऊपर यह आरोप नहीं लगाया कि मेरे किसी कार्य से देश के हितों को आंच पहुंच रही है। तो क्या सत्ता में आने के बाद मैं बदल गया हूं? क्या
इतना परिवर्तन करती है। तब तो जो 40 साल सत्ता में रहे उनकी दशा क्या होगी, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, 13 महीने के अपने कार्यकाल में कभी हमने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर कोई फैसला नहीं किया, न हम आगे करेंगे। हमारे खिलाफ सबसे बड़ा आरोप क्या है? हम सांप्रदायिक हैं, हम सेक्युलरवादी नहीं हैं। इसलिए सेक्युलरवाद के जितने भी रक्षक हैं, आओ इकट्ठे हो जाओ, लाठी डंडे संभाल लो और भाजपा को सत्ता से हटाओ। मैंने कहा था कि आज गुरु की जरूरत नहीं है, गुरु घंटाल की जरूरत है। कांग्रेस के मित्र शायद भरोसा नहीं करेंगे। साउथ ब्लॉक में नेहरू जी का एक चित्र लगा रहता था, मैं आते जाते देखता था। नेहरू जी के साथ सदन में नोक झोंक भी हुआ करती थी। मैं नया था, पीछे बैठता था, कभी कभी तो बोलने के लिए मुझे वॉकआउट करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने जगह बनाई, में आगे बढ़ा, और जब मैं विदेश मंत्री बन गया तो एक दिन मैंने देखा कि गलियारे में टंगा हुआ नेहरू जी का फोटो गायब है। मैंने कहा, ये चित्र कहां गया? कोई उत्तर नहीं दिया। वो चित्र वहां फिर से लगा दिया गया। क्या इस भावना की कद्र है? क्या देश में ये भावना पनप है? ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मतभेद नहीं थे, और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभर कर सामने आती थी। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है, और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा, आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया, और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना, दुश्मनी को दावत देना, लोग बोलना बंद कर देंगे। वर्षों से लोकपाल बिल धूल खा रहा है। क्या प्रधानमंत्री कानून के ऊपर है? अगर प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगेगा, अगर प्रधानमंत्री से किसी को शिकायत हो, वो कहां जाए, किसका दरवाजा खटखटाए? वर्षों तक इसी बात पर चर्चा होती रही कि लोकपाल की परिधि में प्रधानमंत्री आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ये ठीक है कि उस दिन नरसिंह राव जी ने कहा था, तो मैंने कहा था कि मैंने क्लियरेंस दे दिया, प्रधानमंत्री का समावेश कर लें। लेकिन मैंने पूछा, बिल कहां है? बिल नहीं आया। और मामलों पर अध्यादेश, सदन स्थगित होने के बाद और मामलों पर अध्यादेश जारी करने के लिए यह सरकार तैयार हो गई। ऐसे मामलों पर जिनका संबंध वोट बढ़ाने से था, वोट बैंक की राजनीति। इस मामले में नहीं, इस मामले में भी अध्यादेश लाया जा सकता है। परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था, जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था?
क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है वो खतरा भी दूर हो जाएगा। अभी तो मैं पढ़कर दंग रह गया जब मैंने श्रीमती सोनिया जी का भाषण पढ़ा। उन्होंने सारे शब्द इकट्ठे कर दिए एक ही पैरा में। द बीजेपी लेड गवर्नमेंट हैज शोन इटसेल्फ टू बी इनकॉम्पिटेंट, insensitive, irresponsible and brazenly corrupt. राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं इसी देश में मतभेद होंगे, उनके बारे में यह आपका मूल्यांकन है? मतभेदों को प्रकट करने का यह तरीका है? ऐसा लगता है कि शब्दकोश खोल कर बैठे गए हैं और उसमें से ढूंढ कर शब्द निकाले गए हैं। इनकॉम्पिटेंट, इनसेंसिटिव, इररिस्पॉन्सिबल। लेकिन ये शब्दों का खेल नहीं है। इट इज ए गवर्नमेंट दैट हैज बिट्रेड द मैंडेट ऑफ द पीपुल। हम यहां लोगों से चुन के आए हैं और जब तक लोग चाहेंगे हम रहेंगे। आपका मैंडेट कौन होता है? हमारा फैसला क्या करने वाला है? आखिर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जवाबदेही है। क्या आप कहते हैं हम चार्ज करते हैं आपको, आप पर अभियोग लगाते हैं और सब आपको दंडवत करें, डब्बा मुढ़ाई जा होशियार, ऐसा होने वाला नहीं है। वो दिन लग गए। यूरिया के घोटाले में जो तथ्य सामने आए हैं वो तो चौंकाने वाले। पुरानी कहावत के अनुसार इस मामले में कोई कुत्ता नहीं भौंका। अगर पहरा देने वाला कुत्ता न भौंके तो समझना चाहिए कि वो चोरों को जानता है और शामिल है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि किस योग्य पिता का योग्य पुत्र इस मामले में फंसा हुआ है। हमें धन वापस चाहिए। बार बार इस चर्चा में एक फर्ज सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? किसका? बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं तो किसी को टोका टाकी नहीं करता। ये रहते पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव जी का भाषण मैंने बड़े ध्यान से सुना। कभी उन्होंने मजाक में मुझे गुरु बनाया था। मैं मजाक में कह रहा हूं। उस समय मैंने कहा था कि आज गुरु की जरूरत नहीं है, गुरु घंटाल की जरूरत है।
पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया।